अस्सलाम वालेकुम। वाशिंगटन के इंडिपेंडेंस एवेन्यू से अपना आज का प्रोग्राम लेकर हाजिर है। मैं हूं ताबिंदा नईम। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है भारत के आम इंतखाबात। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस वक्त भारत के 815 मिलियन वोटर 9 मरहलों में अपने मुल्क की सियासी क़यादत मुंतखब कर रहे हैं। ये इंतखाबी अमल इतना बड़ा है कि इलेक्शन के अखराजात का अंदाज़ा 36 अरब रुपए लगाया गया है। 9,30,000 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जहां पोलिंग की निगरानी करने वाले अमले की तादाद 11 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख बताई जाती है। अपने साइज और अखराजात के लिहाज से बड़े होने के साथ साथ ये इंतखाबात भारत की सेकुलर कहलाने वाली जमहूरियत का एक कड़ा इम्तहान भी हैं। इस इम्तहान में कौन कामयाब होगा, माहिरीन क्या सोच रहे हैं, आज के शो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं भारतीय राज्यसभा के एक रुकन तरुण विजय से, जो बीजेपी के रुकन हैं, और ये मुलाकात करवा रही हैं आयशा खालिद अपनी इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार के हामी इन्हें टिकट मिलने पर जश्न मना रहे हैं। भारत में अवामी राय के ताज़ा तरीन जायजों के मुताबिक इलेक्शंस में बीजेपी और इसके इत्तेहादियों को मामूली बढ़तरी से अक्सरियत मिलने का इम्कान है। ताहम एमपी तरुण विजय कहते हैं कि इनकी जमात को तारीखी कामयाबी मिलने वाली है। ये जो चुनाव हैं ये ऐसे तवारीखी चुनाव हैं कि जिनमें बीजेपी 300 से ज़्यादा सीट लेगी। कांग्रेस समेत नरेंद्र मोदी के मुखालफिन गुजरात में सन 2002 के हिंदू मुस्लिम फसादात के लिए ही नहीं बल्कि गुजरात की तरक्की के लिए इनके कामों के दावों पर भी कड़ी तनकीद करते हैं। मगर अगर आप इनकी भाषा सुने, गुजरात में किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक व्यक्ति ने किया, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। डर का एहसास जो है वो मुसलमानों में नरेंद्र मोदी जी के लिए भी है, क्योंकि जो गुजरात में जो हुआ तो उससे सिर्फ मुसलमान ज़्यादा खौफजदा है। गुजरात में जो हिंदू मुस्लिम फसादात हैं उनसे आपकी पार्टी ने क्या लेसन्स लर्न किए और आइंदा किसी ऐसी ट्रेजेडी से बचने के लिए आपकी पार्टी की स्ट्रेटजी क्या होगी? ये तो लेसन्स कांग्रेस को लर्न करने चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के राज में, लेकिन चीफ मिनिस्टर तो उस वक्त आपकी पार्टी का था। मैं बता रहा हूँ आपको, 1984 के दंगों में आज तक किसी को सजा नहीं हुई है। अगर गुजरात के दंगों में सबसे ज़्यादा 100 से ज़्यादा लोगों को कन्विक्शंस हो चुके हैं। मैं आज भी कहता हूं पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की जरूरत है। आप उनकी इस बात का क्या मतलब लेते हैं और ऐसी स्टेटमेंट को सामने रखकर पाकिस्तान के साथ किस किस्म के ताल्लुकात की तवक्को है आपको? अगर आप समझते हैं पाकिस्तान हमारे साथ मोहब्बत की जुबान में बात कर रहा है, अमन की जुबान में बात कर रहा है, दोस्ती और भाईचारे की जुबान में बात कर रहा है, तो इसका अर्थ ये है। साथ ही उन्होंने गुजरात का हवाला भी दिया था, उन्होंने गुजरात की मिसाल दी थी कि गुजरात में जो हुआ वैसा ही किया जाना चाहिए। देखिए, मैं तो पाकिस्तान अक्सर जाता रहता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान का आम आदमी, पाकिस्तान की आम जो आवाम है वो कभी भी जंग नहीं चाहती। अगर बीजेपी की हुकूमत बन जाती है तो पार्टी के सामने वो कौन से एरियाज हैं जिनके ऊपर आप लोग तरजीही बुनियादों पर काम करना चाहिए? एक, इकोनॉमी। हिंदुस्तान बहुत मजबूत, खुशहाल और अमीर मुल्क बनना चाहिए। ये हिंदुस्तान की सदियों से पहचान रही है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, दुनिया में पाकिस्तान का हिंदुस्तान से बढ़कर सिंसियर दोस्त कोई नहीं हो सकता। दोनों का अगर भाईचारा और दोस्ती होती है तो हम बाकी तमाम जो इस इलाके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें हम अपना दबदबा भी कायम कर सकते हैं और लोगों को भाईचारे का रास्ता, प्लूरलिज्म का रास्ता दिखा सकते हैं। अगरचे अवामी राय के कई पोल्स बीजेपी की कामयाबी की पेशेनगोई कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स के मुताबिक सन 2004 में ऐसे ही अंदाजे गलत साबित हुए थे। आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। बीजेपी के एक अहम रुकन तरुण विजय से आपने मुलाकात की, जो पाकिस्तान से ताल्लुकात और भारतीय मईशत की बेहतरी की बात कर रहे थे। भारत के आम इंतखाबात के नताइज वहाँ रहने वाली मुसलमान अक़लियत और ख़ित्ते की सियासत पर कैसे असरअंदाज होंगे, इस बारे में मज़ीद बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वाशिंगटन के थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल के साउथ एशिया सेंटर के डायरेक्टर शुजा नवाज साहब। भारत के शहर दिल्ली से हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं डॉक्टर हिलाल अहमद। इनका ताल्लुक भारत के एक सरकर्दा रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी से है, और भारत ही के शहर देहरादून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे दीपक दोभाल। दीपक इंतखाबात की कवरेज के लिए इन दिनों भारत में हैं और इनकी रिपोर्ट्स आप वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के रेडियो बुलेटिन में सुन रहे हैं।
दीपक दोभाल, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। अभी तक जो ट्रेंड्स और ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं उसके मुताबिक तो बीजेपी का पल्ला भारी दिखाई देता है, लेकिन ऐसे माहिरीन भी हैं जो कह रहे हैं कि ओपिनियन पोल्स क्योंकि अर्बन इलाकों तक महदूद होते हैं, देही इलाकों के वोटर जो है उसकी राय उसमें शामिल नहीं होती। इंतखाबी नताइज के हवाले से आपकी जिन लोगों से बात हुई है और वो लोग क्या कह रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी की कारकर्दगी वाकई इतनी मायूस कुन रही है? हाँ जी ताबिंदा, एक बात कही जा सकती है मोटे तौर पर कि हाँ, इस बार कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा नहीं कर पाएगी इन इलेक्शंस के अंदर। और दूसरी बात ये कि बीजेपी अच्छा करेगी, जो और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी काफ़ी अच्छा करेगी, इसकी उम्मीद की जा सकती है। और जहाँ तक ओपिनियन पोल्स का सवाल है, वो हालांकि जो पिछले दिनों में कुछ आए हैं वो इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए, जो उनका पूरा का पूरा एक कोalition है, उसको काफ़ी ज़्यादा सीट्स दे रहे हैं। और ये बात पर जहाँ जैसे आपने कहा 2004 ही नहीं 2009 में भी ये चीज़ें गलत साबित हुई थी, क्योंकि भारत के अंदर इतना कॉम्प्लेक्स है इस चीज़ को प्रिडिक्ट करना कि कई बारी जो ओपिनियन पोल्स होते हैं वो गलत होते हैं। इसीलिए ओपिनियन पोल्स तो हाँ जितने आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि एनडीए और नरेंद्र मोदी और ये जो कोalition है भारतीय जनता पार्टी का, ये काफ़ी अच्छा करेगा। लेकिन ये होप होता है, असल में ये पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता। ताबिंदा, हिलाल अहमद साहब, आपके पास आऊंगी। मुसलमान जो वोट है उसके बारे में आपने काफ़ी काम किया है। 815 मिलियन भारतीय वोटर्स में 15% मुसलमान वोटर हैं और कहा यह जा रहा है कि कम से कम 200 सीटें ऐसी हैं जहां 20 से 30% मुसलमान वोटर है। भारत की एक लंबी कम्युनल फसादात की तारीख भी है। आप ये बताइए कि जो काम आपने किया है उसके मुताबिक क्या आपको पता चला, भारतीय मुसलमान किस बुनियाद पर वोट डालते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी मुसलमान, जब हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान में कोई एक मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है। दरअसल बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि हिंदुस्तान की सियासत ख़ास तौर से कोalition के ज़माने में स्टेट्स में तय हो रही है, सेंटर में तय नहीं हो रही है। तो जो मुसलमान वोट या 200 सीटों की बात है उसको हमें बिखरा के देखना चाहिए और हमें इस बात को देखना चाहिए कि दरअसल अलग अलग स्टेट्स में कंपटीशन कैसा है, अलग अलग स्टेट में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हैं। इसके मैं दो आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। पहला एग्जांपल जो है वो है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर के 80 सीटें हैं। इन 80 सीटों में मुसलमानों की तादाद उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा है और हम ये पाते हैं कि पिछले इंतखाबात में जो बीजेपी है उसको 2 से 3% मुस्लिम वोट मिलता है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम गुजरात में जाएं, वहाँ पर बीजेपी को 18 से 20% वोट मिलता है। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है, जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, वहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और वोट इस तरह से बढ़ता है। लेकिन गुजरात में क्योंकि अभी तक रीजनल पार्टीज नहीं है, इसलिए वोट या तो कांग्रेस को जाता है। 84% मुस्लिम वोट पिछली बार जो है वो कांग्रेस को गया था, असेंबली में भी और लोकसभा में भी, और तकरीबन 12 से 16% बीजेपी को मिला था। इसको अगर हमें और ज्यादा नीचे की तरफ ज्यादा ध्यान से देखेंगे तो हमें कंस्टिट्यूएंसी लेवल पर ये चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि मुसलमानों की सियासत को ऊपर से नीचे की ना देखकर नीचे से ऊपर की तरफ देखना चाहिए। मुसलमान अपने इलाके में इलाकाई एतबार से हमेशा वोट करते चले आ रहे हैं, इसलिए ये मानना कि वो किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को चुनेंगे या नहीं चुनेंगे गलत है। लेकिन इसके बावजूद भी हम अगर इन सभी डेटा को इकट्ठा करें और नेशनल पिक्चर देखें तो हम ये पाते हैं कि बीजेपी जो है वो मुसलमानों की तीसरी या चौथी चॉइस होती है, हमेशा पहली या दूसरी चॉइस कभी भी नहीं होती है। और इसकी वजह ये बहुत साफ है कि ना तो बीजेपी मुसलमानों को टिकट देती है और ना ही बीजेपी जो है उतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी के पास कोई मुस्लिम एजेंडा नहीं है। बीजेपी पहले ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, जब वो एनडीए में थी तो उन लोगों ने सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन बिठाया था उसमें सबसे पहले मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात की गई, जिसको कि सच्चर कमीशन रिपोर्ट ने आगे बढ़ाया। तो कहने का मतलब ये है कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है बीजेपी और मुसलमानों का। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो मुस्लिम वोट जिसकी बात की जाती है कि पूरे मुल्क में दरअसल सिर्फ एक ही मुस्लिम वोट है, ये कतई गलत है। मुस्लिम वोट जो है वो बिखरा हुआ है और इसी तरह से जितनी एम्बिगुअस हालत बीजेपी या और पॉलिटिकल पार्टी की मुसलमानों के लिए है, उतनी ही एम्बिगुअस प्रेडिक्शन जो है वो मुसलमानों की किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लिए है। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये ज़रूरी होगा कि हम कंस्टिट्यूएंसी लेवल पर अगर इंतखाबात को देखें तो हम ज़्यादा अच्छी तस्वीर हिंदुस्तानी इलेक्शन की उसके बारे में बात कर सकते हैं।
शुजा नवाज साहब, आपके पास आऊँगी। इन्होंने जो बात की कि बीजेपी जो मुसलमान वोट है वो बिखरा हुआ है, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो क्लिप आज तक टीवी के ऊपर हमने देखा जिसमें देवबंद जमात के मौलाना अरशद मदनी साहब का इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सेकुलरिज़म क्योंकि ख़तरे में है हिंदुस्तान के अंदर, इस वजह से मुसलमान यानी अगर बीजेपी की हुकूमत बनती है अब की बार तो हिंदुस्तान दोबारा तकसीम हो सकता है। आप कुछ कमेंट करेंगे इस पर? मेरा नहीं ख्याल कि ये सही बात है। बिल्कुल मैं हिलाल अहमद से मुत्तफ़िक हूँ कि मुसलमान वोट को ऐसे नहीं समझना चाहिए कि वो सब इकट्ठे वोट करेंगे और बिखरे हुए हैं तमाम मुल्क में। और लोकल पॉलिटिक्स जो हैं वो बहुत अहम है आजकल हिंदुस्तान में। पिछले 10 साल में एक काफ़ी डेवोल्यूशन हुई है पॉलिटिकल पावर की, सेंटर से प्रोविंसेस तक और स्टेट्स तक, और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी हमने यही देखा है। तो इसलिए जो इलेक्शन का नतीजा निकलेगा वो प्रोविंशियल सतह पे निकलेगा। मैं आपके पास दीपक, आपके पास आऊँगी। ओवरऑल कितना खौफ पाया जाता है? एक खौफ की फ़िज़ा एक तो जो सियासी जमातें हैं वो भी बना रही हैं, जैसे सोनिया गांधी ने अभी कुछ दिन पहले कहा कि भारतीयता, हिंदुस्तानियत ख़तरे में है, और इसके अलावा कुछ राइटर्स और फिल्म मेकर्स का एक मजमून शाये हुआ एक बरतानवी अखबार में, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी की कामयाबियों की जो पेशगोइयाँ की जा रही हैं उस पर उन्हें बहुत तशवीश है। आपकी क्या कोई बात हुई है जो लिबरल हल्के हैं हिंदुस्तान के, जो सेकुलर सोच में बिलीव करते हैं, क्या वो भी कुछ खौफजदा दिखाई दे रहे हैं इस सूरत हाल से जो अब नज़र आ रही है बनती हुई? ये कहा जा सकता है ताबिंदा कि हाँ, कुछ हद तक अगर आप लिबरल्स की बात करें तो हाँ, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है मोदी को लेकर, और मोदी का जो इतिहास रहा है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा वो उनके मन में सवाल हैं। और जहाँ तक हम आम लोगों की बात करें तो जैसे हिलाल ने जो बात कही अभी तक और जो शुजा नवाज साहब कह रहे थे उसको मैं कहूँ, क्योंकि मैं कुछ इलाकों में घूमा था उत्तर प्रदेश के, जहाँ के काफ़ी ज़्यादा मुसलमान वोटर्स हैं, जैसे कि मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मथुरा, अलीगढ़, इन इलाकों में मैं घूमा था। तो ये बात सही है कि ये जो एक कहा जाता है कि मुसलमान वोट एक साथ एक ही मुद्दे पर एक ही जगह पड़ेगा, ये बात इतनी सही नहीं है, क्योंकि आप अलग अलग लोगों से बात करें तो आपको लगेगा, और मतलब मुसलमानों से ही बात करें तो आपको लगेगा कि इतनी क्लियर पिक्चर यहाँ पर नहीं है। लेकिन हाँ, उनसे बात करते वक्त एक कंसर्न नरेंद्र मोदी के बारे में उनका ज़रूर है, और ये बात जगह जगह जहाँ भी मुसलमान वोटरों से खास तौर पर और लिबरल से आप खास तौर पर बात करें तो वो लोग कहते हैं कि हाँ, वो नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी बने, कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर फसाद भी हुए थे अभी पिछले कुछ महीनों में, तो वहाँ पर ज़्यादा पोलराइजेशन है, तो वहाँ पर लोग नहीं चाहते हैं। और वो उनकी, और एक बात और सामने आई कि हालांकि ये बात सही है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का अपना एक हिसाब होता है और उसके अंदर वोट बढ़ता है, मुस्लिम वोट बढ़ता है, और कई आधार, कई ऐसी बेसिस हैं जिसके ऊपर वो वोट बढ़ता है। लेकिन कुछ इलाकों के अंदर जहाँ की भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, वहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा और देखा जा सकता है कि हाँ, बीजेपी को हराने के लिए जो मुसलमान वोटर है वो सबसे मजबूत कैंडिडेट को देगा। ये हर जगह क्लियर नहीं है, वोट बटेगा ज़रूर, लेकिन हाँ, ये कोशिश ज़रूर रहेगी, कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ के दंगों का पिछले 2 साल के अंदर, खासतौर से मुजफ्फरनगर के दंगों ने एकदम पोलराइज कर दिया है कि मुसलमान वोटर बीजेपी के अगेंस्ट जो कैंडिडेट उसको हराने की हालत में होगा, उसको वोट जाने की उम्मीद है। अच्छा, हिलाल अहमद साहब, आपके पास आऊँगी। दीपक ने जैसे कि कहा और आपने भी कहा कि जो 2002 में गुजरात में फसादात हुए थे, उसके बाद का मुसलमान वोट फिर भी बीजेपी को पड़ा, उसकी एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की। आप ये बताइए कि जो अभी तक हम लोग अंदाजे हम तक पहुंचते रहे हैं, जो हमने पढ़ा है भारत के अंदर मुसलमान वोट के बारे में, उसकी आपके ख्याल में कोई इकट्ठी हैसियत नहीं है, कोई इत्तेहाद नहीं है? जैसे जामा मस्जिद के इमाम या कोई और जो मसाजिद हैं बड़ी बड़ी, उनके जो इमाम हैं, जब वो ये कहते हैं कि वो किसी पार्टी की तरफ हैं या किसी पार्टी के हक में वोट की बात करते हैं, तो क्या मुसलमान उसकी बुनियाद पर वोट नहीं देता भारत का? देखिए, 2005 में हमने एक सर्वे किया था और ये सवाल पूछा था कि क्या जो मजहबी लोग हैं, क्या उनका सियासत में दखल होना चाहिए, और ये सिर्फ मुसलमानों से सवाल पूछा था पूरे मुल्क में।
और जो इसका जवाब आया वो बड़ा दिलचस्प था, और उसमें जो बड़ी तादाद थी वो ये थी कि भाई मजहबी लोगों को जो है वो अपनी हद में रहना चाहिए, सियासत एक अलग चीज़ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मजहबी लोगों का कोई अमल दखल नहीं होता, मैं ये मानता हूँ कि उनका एक अमल दखल रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो मुसलमान वोट है, देखिए जैसे मैंने कहा कि मुसलमान किसी एक चीज़ का नाम नहीं है, मुसलमान कम्युनिटीज़ हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं हिंदुस्तान में, कोई एक मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है। साउथ के मुसलमान के लिए उसके अपने मुद्दे हैं और नॉर्थ के मुसलमान के लिए उसके अपने मुद्दे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये जो बीजेपी वाला खतरा ऐसा ये कहा जा रहा है, इसमें मैं सिर्फ एक बात आपको ये कहना चाहूँगा। पहली बात तो जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब यही है कि कतई तौर पर इन लोगों का असर नहीं होता। दरअसल ये लोग उन पॉलिटिकल पार्टीज को ही, दरअसल ये पैट्रोनेज वाली बात है ना, पॉलिटिकल पार्टीज को भी कुछ मुस्लिम चेहरे चाहिए होते हैं, तो ये उन चेहरों के साथ जो है जुड़ते चले जाते हैं। इनका कोई असर, मुझे तो कम से कम जितना रिसर्च हमने किया है, हमें इन लोगों का असर बिल्कुल देखने को नहीं मिला है। अब दूसरी बात पर आते हैं, क्या वाकई बीजेपी और नरेंद्र मोदी इतने बड़ा खतरा है? देखिए हिंदुस्तान में पिछले 20 सालों में कोalition की पॉलिटिक्स हो रही है। जो एनडीए था वो बहुत सारी पार्टीज का मजमुआ था, और इस मजमुए में जिसके अंदर बीजेपी एक लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी थी, और अभी तक के जो भी रुझान हमारे पास में इलेक्शंस के आ रहे हैं उससे बात साफ जाहिर है कि बीजेपी जो है वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरेगी। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी अकेले अपने दम पर, ये किसी भी रुझान में नहीं कहा गया है कि अकेले अपने दम पर अपनी सरकार बना लेगी या नरेंद्र मोदी अपनी सरकार बना लेंगे। उसके साथ बहुत और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी आएंगी, वो मुस्लिम वोट को या मुसलमानों के मुद्दों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। तो एक प्रेशर हमेशा नरेंद्र मोदी अगर प्राइम मिनिस्टर बनते भी हैं तो उनके ऊपर रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपने गुजरात दंगों की बात की थी कि क्या गुजरात दंगे, वाकई बिल्कुल सही बात है कि गुजरात दंगे या मुजफ्फरनगर में होने वाले दंगे, उनका असर मुसलमानों की पॉलिटिकल बिहेवियर पर डेफिनेटली होता है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखें कि पिछले 12-14 सालों में आखिर बीजेपी ने गुजरात के 2002 के दंगों को कैसा दिखाया, दो बहुत अहम बातें हैं गुजरात के दंगों के बारे में बीजेपी को लेकर। पहली बात तो ये कि एक ऐसा दंगा था कि ये एक स्टेट में, अगर आप देखें कम्युनल वायलेंस की जो हिस्ट्री है इंडिया में, वो ये है कि वो एक जगह शुरू होते हैं और उसके बाद आसपास के स्टेट्स में स्प्रेड होते चले जाते हैं। ऐसा 2002 के दंगों में नहीं हुआ और उसके बाद होने वाले तमाम दंगों में नहीं हुआ। ये बिल्कुल एक स्टेट में ही रहे और उसके बाद कहीं और नहीं फैले। दूसरी बात ये कि बीजेपी ने दंगों का जो डिस्कोर्स था उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया और उसको डेवलपमेंट के डिस्कोर्स से रिप्लेस कर दिया। परेशानी ये है कि हिंदुस्तान में अपने आप को सेकुलर या अपने आप को लिबरल कहने वाला जो तबका है, उसने मोदी को बार बार उस बात पर घेरा जिस पे वो बात ही नहीं करना चाहते थे, वो था कि कम्युनलिज्म। लेकिन मोदी को कतई तौर पर उनके डेवलपमेंट को लेकर कभी कोई सवाल पैदा नहीं हुआ। तो सवाल जो कांग्रेस को पूछना चाहिए था, आखिर में आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल ने 16 सवाल जो है वो नरेंद्र मोदी से अब की बार के इलेक्शन में जाके पूछे। ये जो 2002 से लेकर यूपी की सरकार अभी तक थी, आखिर ये तब क्यों नहीं पूछे गए 10-12 सालों में कांग्रेस ने? तो इसका मतलब ये है कि देखिए, नरेंद्र मोदी की जो लहर या हवा की बात है उसके दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स जब होती है किसी भी मुल्क में, वहां पर अपोजिशन बहुत बड़ा अहम किरदार निभाती है। अब नरेंद्र मोदी के सामने सभी अपोजिशन या तो उनके समर्थन में है या उनके विरोध में है। ऐसी हालत में अगर आप उनका विरोध भी करते हैं तो उनका प्रचार होता है। दूसरी जो बात है वो ये है कि नरेंद्र मोदी का जो कैंपेन था वो मीडिया सेंट्रिक था। अभी तक, आज तक हिंदुस्तान में इतना जबरदस्त मीडिया सेंट्रिक कैंपेन नहीं चला। तो इसलिए शहरों में खास तौर से और अखबारों में और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो छाए रहे। लेकिन जैसे ही हम हिंदुस्तान के गांव में आते हैं, जैसे ही हम मध्य प्रदेश से नीचे की तरफ आते हैं गांव में, तो हमें कोई मोदी की तस्वीर नजर नहीं आती। तो बदकिस्मती हमारे यहाँ के विमर्श की या हमारे यहाँ के डिस्कोर्स की ये है कि वो इतना ज्यादा शहरों में केंद्रित है, वो इतना ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है कि उसमें गांव की तस्वीर नहीं आती। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि इसलिए, और एक बहुत अहम बात है इस इलेक्शन की जो हम नजरअंदाज कर रहे हैं, वो मोदी और कांग्रेस का इलेक्शन नहीं है, क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान में चलने वाले बहुत सारे ऐसे नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो पहले से थे, उनके लोगों ने आकर इस बार इलेक्शन में हिस्सा लिया है। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में इस बार 70% वोटिंग हुई है पहले फेज में, जो कि एवरेज हिंदुस्तानी वोटिंग से 10% ज्यादा है, जिसको कि हम कहते हैं कि यहाँ सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं। इसी तरह से जो हिंदुस्तानी अवाम है, हिंदुस्तानी सोशल मूवमेंट्स के लोग हैं, वो आकर चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी उसका सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन है। सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि आम आदमी पार्टी ही है, मैं ये कह रहा हूँ कि नई तरह के लोगों ने आकर इलेक्शन में हिस्सा लेना शुरू किया है, और इसलिए ये जो इलेक्शन है पहली बार, वो नॉन आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पर लड़ा जा रहा है।
नॉन आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पर लड़ा जा रहा है। आप ये बताइए, और जैसे कि वो कह रहे हैं कि नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में जब वो आएंगे वो तरक्की की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी इस तरह की बात नहीं करे जिसको हिंदू कौम परस्ती कहा जाता है। आपके ख्याल में जिस वक्त अब जब वो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स करेंगे तो उनके लिए ये मजबूरी होगी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ तरक्की की बात करेंगे तो लोग उनकी तरफ आएंगे? बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि ये जो कैंपेन था नरेंद्र मोदी का, ये काफ़ी हद तक जिस तरह के अमेरिकन सदारती कैंपेन होता है उस तरह के कैंपेन उन्होंने लड़ा। और वो इसलिए मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ हिलाल की बातों से, लेकिन ये ज़रूर सामने रखना चाहिए कि हिंदुस्तान की ज़्यादातर आबादी अब जो है वो जवान लोगों की है और वो इंटरकनेक्टेड हैं, और वहाँ पे सोशल मीडिया और मैस मीडिया जो है उनका असर होता है। तो उनके ऊपर जब इन्होंने कैंपेन शुरू किया तो सबसे बड़ी सुर्खी होती थी करप्शन पे, और फिर अंग्रेज़ी में जो उनकी कैंपेन था उसमें था टाइम फॉर चेंज, टाइम फॉर मोदी। तो एक शख्स के ऊपर कंसंट्रेट किया और एक बड़ा सिंपल सा मैसेज उन्होंने दिया। इसके बरक्स ना कांग्रेस की तरफ से ना किसी और पार्टी की तरफ से कोई जवाबी हमला आया। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में ये इलेक्शन मज़हब की वजह से नहीं होगी, ये इलेक्शन एक इक़्तिसादी चुनाव होगा, इसलिए कि लोग अब देख रहे हैं कि जो इकॉनमी की इतनी बात की जाती थी कि हिंदुस्तान ने इतनी तरक्की की, उसमें हमारा हिस्सा क्या आया, और वो सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान जो हिस्से की बात है उस पे भी लोग वोट करेंगे कि ऐसे लोगों को सेंटर में भेजना चाहिए जो कि प्रोविंशियल आबादी जो है उसकी सपोर्ट करें या उनकी मदद करें। तो ये एक इकोनॉमिक रेफरेंडम होगा मैं समझता हूँ, बजाय ये कि किसी मज़हब की बेसिस पे या किसी और वजह से। लेकिन इकॉनमी की बात, जो इंडिया को इकोनॉमिक पावर बनाने में तो कांग्रेस का बहुत हाथ है, तो किस तरह बीजेपी ने उनकी यानी डेवलपमेंट का एजेंडा जैसे कि एक दूसरी पार्टी के हाथ में चला गया? दो वजह थी। एक तो ये कि करप्शन पिछले 4-5 साल में बहुत करप्शन के ऊपर ज़ोर रहा और मीडिया ने भी इसको भी काफ़ी उछाला और कांग्रेस पार्टी काफ़ी कमज़ोर होगी, ख़ास तौर पे क्योंकि वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने कोई जवाबी हमला नहीं किया। उसके अलावा पिछले 2-1 साल में जो तरक्की की रफ्तार थी वो कम हुई और 7-8% से अब भी 4% तक चली गई। तो अब कुछ अरसा लगेगा हिंदुस्तान की इकॉनमी को फिर अपने उसी रॉ पे आने पे, उसी स्पीड पे आने पे जो कि ज़रूरी है अगर उन्होंने इलाकाई या पूरी दुनिया के स्टेज पे एक बड़ा पावर बनना है और ख़ास तौर पे चीन के साथ अगर मुकाबला करना है। हिलाल अहमद साहब, मैं आपके पास वापस आऊँगी। अभी हमारे पास बहुत 10 मिनट का टाइम है और हमें 2 बहुत मेजर चीज़ों को टैकल करना है इसी टाइम के अंदर। लेकिन हिलाल अहमद साहब, ये बताइए कि जो नौजवान इस बार वोट डाल रहे हैं, मुसलमान जो नौजवान हैं, उनका कितना आपको लगता है जो इकोनॉमिक एजेंडा है बीजेपी का, वो मुसलमान नौजवानों को भी मुतासर कर रहा है? क्योंकि रोज़गार और इकोनॉमिक वेलबींग उनका भी एक बहुत बड़ा मसला है। मैं देखिए इसमें फिर वही एक सवाल ये उसी तरह से है, मैं रिकॉन्स्टिट्यूट करना चाहूँगा इस सवाल को कि मुसलमान यूथ की जब हम बात करेंगे तो वो, मैं जैसे कहा कि भाई जो साउथ इंडिया में रहने वाला मुसलमान नौजवान है उसके मुद्दे अलग होंगे और नॉर्थ इंडिया वाले मुसलमान के मुद्दे अलग होंगे। लेकिन एक बात तय है और वो ये है कि वो नौजवान चाहे मुसलमान हो या कोई गैर मुस्लिम हो, कतई तौर पर वो उस बैगेज से, उस हिस्टोरिकल मेमोरी से आज़ाद है जो कि पहले वाली जनरेशन के ऊपर हावी है। इसलिए ये जो मुद्दा है डेवलपमेंट का, जितना देखिए हमने पूरा जो मुल्क भर में सर्वे किया, 18,000 लोगों से बात की, उसमें एक बात साफ आई कि करप्शन, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये ऐसे इश्यूज हैं जिस पर कि सबसे जो टॉप 5 इश्यूज आते हैं उसमें ये 3 पहले बुनियादी इश्यूज हैं जिस पर कि सभी की एक राय है। अब सवाल ये आता है कि क्या वाकई बीजेपी का कैंपेन जो है या नरेंद्र मोदी का कैंपेन इतना अट्रैक्टिव है कि उसकी तरफ लोग रुझान वो मुसलमानों को लुभाएगा? यहाँ पर एक बहुत बुनियादी बात है, ये सिर्फ रेटरिक है, ये सिर्फ स्लोगन्स हैं। नरेंद्र मोदी का कैंपेन जो इकोनॉमिक फ्रंट पर है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। पिछले 10 इंटरव्यू आप उठाकर देख लीजिए नरेंद्र मोदी से, लोग ये पूछें, विकास किसी चिड़िया का नाम नहीं होता, तरक्की किसी चिड़िया का नाम नहीं। आप बताइए कि आपकी प्लानिंग क्या है?
उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है अभी तक। कोई जो देखिए, नरेंद्र मोदी की एक वेबसाइट है NarendraModi.com और एक है बीजेपी का मैनिफेस्टो। ये हमारे दो सोर्सेज हैं जिनसे कि हम जो तरक्की या डेवलपमेंट की बातें नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो उन्होंने एक स्लोगन दिया ब्रांड इंडिया, और ब्रांड इंडिया इनकी वेबसाइट पर है, लेकिन जो इनका मैनिफेस्टो है वो कतई तौर पर ब्रांड इंडिया की बात नहीं करता। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इसलिए इसमें लुभाने की बात नहीं है। बात यह है कि इतना मीडिया सेंट्रिक कैंपेन है, और जितने भी देखिए अब क्या हुआ है कि अब नरेंद्र मोदी देखिए अब 243 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, यानी आधा हो चुका है इलेक्शन। इस आधे इलेक्शन के बाद में अब नरेंद्र मोदी जो है वो खुलकर इंटरव्यू दे रहे हैं। पहले तो उनसे इंटरव्यू लेना मुश्किल था, और जो भी उनके फेवरेबल लोग हैं उनको इंटरव्यू दे रहे हैं, और जो फेवरेबल लोग हैं वो ये सवाल पूछते नहीं है कि आप बताइए कि आप जो है मुल्क की तरक्की के लिए क्या करेंगे। तरक्की का सवाल ये है कि आपका जो फोकस है वो क्या होगा। उनके ऊपर अंबानी और अदानी जैसे जो पॉलिटिकल जो बिजनेस घराने हैं उनके ताल्लुक को लेकर इल्जाम लगे हैं। जो 16 सवाल अरविंद केजरीवाल ने पूछे थे वो सारे के सारे 16 सवाल उनके डेवलपमेंट मॉडल के थे। ना तो बीजेपी की तरफ से कोई उसका स्पष्टीकरण आया, और ना ही मोदी की तरफ से उसका कोई स्पष्टीकरण आया, और मीडिया ने उसको बिल्कुल छुपा दिया। तो सवाल यह है कि वो जो लुभाने की बात है वो सिर्फ नारे तक है, उसके आगे वो बिल्कुल खोखला है। और इस वक्त में जो हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं हिंदुस्तान के गाँव में आज भी बुरी हालत है। जो शहरों के आसपास के गांव हैं वो ऐसी जेड बन चुके हैं जहां पर कि किसानों की जमीन लेकर आप बड़े बड़े फ्लैट्स बना रहे हैं। मुल्क जो है उस कगार पर पहुंचा हुआ है जहां पर कि खाने पीने की चीजों की किल्लत होने वाली है। चलिए हिलाल अहमद साहब, अब मैं आपके पास वापस एक और सवाल के लिए आऊंगी, लेकिन दीपक मुझे ये बताइए कि इस वक्त क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात और अमेरिका के साथ ताल्लुकात, नरेंद्र मोदी के आने के बाद ये दो सवाल ऐसे हैं, क्या भारत के अंदर लोग इस बारे में फिक्रमंद हैं कि बाहर की दुनिया से उनके ताल्लुकात का क्या होगा नरेंद्र मोदी अगर आ जाते हैं, वजीर आज़म बन जाते हैं तो? आमतौर पर कहें तो नहीं, इस बारे में कोई ज़्यादा चर्चा नहीं होती। इस बारे में मतलब बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती कि नरेंद्र मोदी बनेंगे तो फॉरेन पॉलिसी क्या होगी और हमारे ताल्लुक कैसे रहेंगे। लेकिन इतना जरूर, अगर आप मिडिल क्लास भारतीयों से बात करें तो जनरली जैसे वो ये बात ज़रूर कहते हैं, और उनके मन में कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट है वो बहुत सॉफ्ट रहती है टेररिज्म और ऐसे मुद्दों पर, तो नरेंद्र मोदी आएंगे तो वो काफ़ी इस बात को ध्यान रखेंगे और वो पाकिस्तान से ही बहुत सख्ती से बात करेंगे। इस तरीके की बातें आपको सुनने में आ जाती हैं, वरना इतना ध्यान या मतलब पब्लिक में जितनी डिबेट हो रही है उसमें ये मुद्दे बहुत ज़्यादा नहीं है। शुजा नवाज साहब, आप बताइए कि पाकिस्तान को फिक्रमंद होने की ज़रूरत है अगर नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बनते हैं? पाकिस्तान से भी वापस आया हूँ, पहले पाकिस्तान में था फिर हिंदुस्तान में। तो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे आला सतह के जो अफसरान से बात हुई तो वो काफ़ी काम है, काफ़ी फ़िलोसॉफ़िकल हैं इस मसले पे कि अगर आ भी गए वो नहीं समझते कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सियासत में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। और ये बिल्कुल सही बात है कि हिंदुस्तान के इस कैंपेन में फ़ॉरेन पॉलिसी पे बहुत कम बात हुई। जो इक्का दुक्का जगह पे नरेंद्र मोदी ने नाराबाजी की या एक इलेक्शन रेटरिक में कहा कि पाकिस्तान के साथ सख्ती से काम लेंगे या उनकी भाषा से जवाब देंगे, वो एक इलेक्शन रेटरिक है। ज़ाहिर है अगर अभी बात पक्की नहीं, अगर वो बन जाते हैं वज़ीर आज़म तो फिर उन्हें पाकिस्तान के साथ कोई एक नए तरीके से रिलेशनशिप कायम करनी पड़ेगी। और अमेरिका की भी बात कर लें। और अमेरिका के साथ ज़ाहिर है कि आजकल ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं। ये कुछ अरसा लगेगा वापस इनको रीबिल्ड करना, लेकिन एक बिज़नेस रिलेशनशिप की तरफ से अगर देखें तो शायद ज़्यादा मुमकिन है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सके, इसलिए कि इंडियन इन्वेस्टमेंट अमेरिका में बहुत हो चुकी है और अमेरिका भी चाहता है कि इंडिया में भी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट हो उतने ही बल्कि उससे ज़्यादा, और एक इतनी बड़ी मार्केट जो है वो अमेरिकन इंडस्ट्री को मिले। तो मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन के बाद। शुक्रिया शुजा नवाज साहब, हिलाल अहमद साहब और दीपक दोभाल, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। नई भारतीय हुकूमत मुसलमानों को और दीगर अक़लियतों को कैसे मुतमईन करेगी और कितनी खैर सगाली पर मबनी ताल्लुकात दूसरी दुनिया से कायम करेगी, इसका जवाब जानने के लिए कुछ इंतज़ार करते हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।